तो बहुत बहुत गुड आफ्टरनून आप सभी बच्चों को। बच्चों आज हमें करना है रिवाइज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो इसके लिए आप अपना रजिस्टर निकाल लेना बच्चों आज, क्योंकि आज हम बातें जो करेंगे वो रजिस्टर में आप नोट भी करते रहना, तो बिल्कुल अच्छे से आज पूरा कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप रजिस्टर निकाल लो, फिर इसके बारे में हम शुरुआत से सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ सालों पहले की बात है। हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे। एक होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक होता था वैल्यू एडेड टैक्स, एक होता था सर्विस टैक्स, इसके अलावा भी एंटरटेनमेंट टैक्स और बहुत तरह तरह के 15-16 अलग अलग टैक्सेस भारत देश में चला करते थे अलग अलग। इन सब टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते थे बच्चों, इन्हें बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करता है और फिर वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे देता है, यानी गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को इनडायरेक्ट टैक्स बोला करते हैं बच्चों, जिसमें एक व्यक्ति से पहले दूसरे व्यक्ति के पास टैक्स पहुंचता है और फिर उस व्यक्ति से टैक्स सरकार के पास पहुंचता है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में बीच में एक कड़ी जुड़ जाती है, एक व्यक्ति और आ जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते थे। तो फिर सरकार को लगा कि इतने सारे टैक्सेस अलग अलग चल रहे हैं, तो जब भारत देश पूरा एक है तो वन नेशन वन टैक्स का एक नारा बनाया गया कि वन नेशन मतलब जब देश एक है तो फिर टैक्स भी एक ही होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स की प्रक्रिया एक ही रहनी चाहिए। तो बहुत करते 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 मतलब सरकार ने इन 15-18 अलग अलग छोटे मोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया और एक बना दिया, जिसका एक का नाम पड़ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मतलब इस तरह से तो शुरुआत हुई थी जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो अब इसमें कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है? फिर आपसे पूछूंगा। तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं। मान लेते हैं एक दुकानदार है जो हम हैं, ये हम हैं, एक दुकानदार है। तो सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जो सबसे पहले बेसिक चीज हमें सिखाई वो ये कि हम अपना सामान हो सकता है अपने ही स्टेट में बेचते हो, जिसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब कि मान लेते हैं हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमने अपना सामान किसी मध्य प्रदेश के ही व्यक्ति को बेच दिया, तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो अगर हम अपना सामान अपने ही स्टेट में बेचते हैं तो उस बेचने पर सपोज जीएसटी लगता है, मान लेते हैं 18% का। तो सरकार कहती है कि भाई इसके 2 बराबर हिस्से कर दिए जाएं, इस 18% के 2 बराबर बराबर हिस्से कर दिए जाएं, यानी 9%। एक हिस्सा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसका नाम पड़ गया सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और आधा हिस्सा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, जिसका नाम पड़ गया एसजीएसटी। तो जब भी सामान एक स्टेट के अंदर ही बेचा जाता है तो सरकार ने नियम बना रखा है कि जो भी जीएसटी होगा उसका आधा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो 9% मिलता है सीजीएसटी और 9% मिलता है एसजीएसटी, मतलब ये बन गई प्रक्रिया नंबर 1। और सरकार ने कहा कि अगर आप दुकानदार सामान बेचता है इंटरस्टेट सेल करता है। इंटरस्टेट सेल का मतलब कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और हमने सेल करी
किसी उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को या किसी भी और दूसरे स्टेट में रहने वाले व्यक्ति को, और फिर उस पर जो जीएसटी लगेगा मान लेते हैं 18%, वो आधा आधा सेंट्रल और स्टेट के बीच में नहीं बटेगा, उस पूरे ही 18% को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जिसका कोई बाइफरकेशन नहीं है, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो बाद में नियमों के तहत सेंट्रल और स्टेट में बढ़ जाता है। वो नियम ना तो हमारे अभी सोच के दायरे में आते हैं, ना हमारे कोर्स के दायरे में आते हैं, तो इसलिए हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो बस हमें यह पता है कि अगर हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल करेंगे तो फिर जो जीएसटी लगाते हैं उस पूरे ही जीएसटी को कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये सबसे पहले बेसिक प्रोसीजर बन गया हमारे जीएसटी को समझने का। मतलब इसको अगर मैं पॉइंट नंबर 1 बोल दूं कि ये सबसे पहले बेसिक बात ये है कि ये समझना है कि अपने स्टेट में सेल करने पर जीएसटी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, सेंट्रल और स्टेट बराबर बराबर, और किसी दूसरे स्टेट में सेल करने पर जीएसटी को, पूरे ही जीएसटी को बोल देंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि जिसको आप आईजीएसटी मतलब कह देते हो। तो ये मतलब इसमें कहानी हो गई, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो अब पहले ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। तो पहला थम्स सब भेजो आज का कि पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर, ऑल राइट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 तो हो गया क्लियर। चलो ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्या कहानी है कि वही मान लेते हैं कि हम एक दुकानदार हैं। अब हमने किसी गोपाल नाम के व्यक्ति से गुड्स परचेज करे। हमने क्या करे? गुड्स परचेज करे। मान लेते हैं 100 रुपए के गुड्स हैं, तो गोपाल को हम 100 रुपए तो पे करेंगे ही करेंगे। गोपाल को हम 100 रुपए तो पे करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गोपाल को हम इस पर टैक्स भी पे करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने गोपाल को 18 रुपए का टैक्स पे करा, तो हमें गोपाल को 18 रुपए का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो हम गोपाल को 18 रुपए जीएसटी के भी पे करेंगे। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं और गुड्स को खरीदने पर हम जो जीएसटी पे करते हैं उसे जीएसटी को बच्चों बोला जाता है इनपुट जीएसटी। उस जीएसटी को बोला जाता है इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का नेचर ये होता है कि ये हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो 18 रुपए ये जो जीएसटी के हैं, ये एक प्रकार से समझ लो हमें ये बाद में वापस मिल जाएंगे। ऐसा समझ लो, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो कि ये 18 रुपए हमें थोड़े दिनों के बाद ये वापस मिल जाएंगे। तो अगर कोई चीज हमें बाद में मिलेगी, कोई पैसा हमें बाद में मिलेगा, तो उस पैसे के नेचर को हम एसेट मानते हैं। ये हमारे लिए बोझ नहीं है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, ये तो बल्कि हमें कुछ दिनों के बाद पैसा वापस मिल जाएगा, ऐसा समझ लो आप। तो ये 18 रुपए हमारे लिए कहीं ना कहीं एसेट के नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो हम इस 18 रुपए को कहते हैं इनपुट जीएसटी, इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है सर। अब हमारे पास सामान आ गया, हमने गोपाल से सामान खरीद लिया था, हमारे पास सामान आ गया। तो अब सामान रखकर हमें हवन तो करना है नहीं, हम तो दुकानदार हैं। तो अब ये सामान हम बेचेंगे भी। तो मान लेते हैं ये सामान हमने किसी श्याम नाम के व्यक्ति को बेच दिया। हमने कहा श्याम, ये लो तुम्हें सामान खरीदना था ना, ये हम तुम्हें बेच रहे हैं। तो हमने अपना सामान जो है वो कर दिया, सेल कर दिया। हमने क्या करा? सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच दिया। तो मान लेते हैं 200 रुपए के गुड्स बेचे, मान लेते हैं। तो मैं श्याम से 200 रुपए तो लूंगा,
मैं श्याम से 200 रुपए लूंगा पहले गुड्स के, और साथ ही साथ क्योंकि गुड्स बेचने पर मैं श्याम से कहूंगा श्याम 200 रुपए के साथ साथ मुझे जीएसटी भी दो, तो ऐसे ही लिख रहा हूं मन घड़ंत, मान लेते हैं 18% यानी 36 रुपए में श्याम से जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा, लूंगा। तो मैंने श्याम से 36 रुपए का जीएसटी भी लिया। तो मैंने शाम को गुड्स जब बेचे तो गुड्स मैंने 200 रुपए के बेचे और उस पर मैंने शाम से 36 रुपए के जीएसटी भी ले लिया। तो मैंने शाम से 36 रुपए का जीएसटी भी लिया। तो बच्चों इस जीएसटी को जो मैं कलेक्ट करता हूं, जब मैं सेल करने पर जीएसटी कलेक्ट करता हूं 36 रुपए, ये जीएसटी को बच्चों बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। इस जीएसटी को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इस 36 रुपए को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इस 36 का नेचर ये है कि ये हमने किसी से कलेक्ट करा है, ये हमने शाम से कलेक्ट करा है। और इस 18 रुपए वाले जीएसटी का नेचर ये था कि ये हमने पे करे थे, ये जीएसटी हमने पे करा था गोपाल को, ये था जीएसटी जो हमने पे करा था। अब जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं बच्चों आउटपुट जीएसटी। बस ये ध्यान रखना, ये टर्म आपको याद रखनी है। ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप सेल करने के टाइम पर लिख दो इनपुट जीएसटी, तो गड़बड़ हो जाएगी। सेल करने के टाइम पर बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो हमने अगर अपना सामान बेचा और हमने 36 रुपए टैक्स के भी वसूल कर लिए, तो इस 36 रुपए को बोलना है बच्चों आउटपुट जीएसटी। अच्छा, अब बच्चों ये पैसे ये हमारे नहीं है, ये 36 रुपए मैं अपनी अलमारी में नहीं रख सकता, ये पैसे मेरे नहीं है बच्चों 36 रुपए। ये 36 रुपए मुझे सरकार को पे करने पड़ते हैं बाद में, ये सरकार को मुझे पे करने पड़ते हैं बच्चों बाद में। तो इसीलिए ये हमारे लिए लायबिलिटी के नेचर का होता है। ये हमारे लिए किस नेचर का होता है? लायबिलिटी के नेचर का होता है। ठीक है ना। तो पहले एक बार इतना दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपसे थम्स अप लूंगा। तो अब क्या बात का ध्यान रखना है, क्या बात का ध्यान रखना है? गुड्स खरीदोगे तो जीएसटी पे करोगे, पॉइंट नंबर 1। जो जीएसटी पे करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, पॉइंट नंबर 2। तो ये दो बातें याद रखनी है। तो परचेज के साथ ये दो बातें याद रखनी है आपको कि जब गुड्स परचेज करेंगे तो हम जीएसटी पे करते हैं और उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, बस। तो अब ये इतना सा लिंक अगर समझ आ गया या याद रख लोगे तो थम्स अप भेजो कि गुड्स खरीदोगे तो जीएसटी पे करोगे और उसे बोलोगे इनपुट जीएसटी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो सबने भेज दिया थम्स अप, ओके ठीक है, यस सर, ओके ठीक है। तो इतना याद रख सकते हैं अब हम। और जब गुड्स बेचेंगे, बस ये ध्यान रखना है, जब गुड्स बेचेंगे, यहां टिक लगा रहा हूं, जब गुड्स बेचेंगे तो हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ये वर्ड याद रखना है, कलेक्ट। जब गुड्स बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे और उस जीएसटी को बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ये वर्ड याद रखना है, उस जीएसटी को बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ये लिंक याद रखना है। तो गुड्स बेचने पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे और उसे बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो ये पॉइंट कलेक्ट वाला भी क्लियर याद रहेगा तो भेजो थम्स अप। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। तो ये दो बातें अब हमें याद रहेंगी। ओके, ठीक है जी, ओके बच्चों। तो पहले मैं इस पार्ट की बात करता हूं, पहले ये करेंगे पार्ट की बात, फिर ये पार्ट की बात करूंगा। तो पहले मैं गुड्स खरीदने की बात करता हूं आपसे। हमने गोपाल से गुड्स खरीदे, ठीक है ना, हमने गोपाल से गुड्स खरीदे। तो जब हम गोपाल से गुड्स खरीदेंगे तो हम एंट्री करेंगे बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के गुड्स थे और हमने क्योंकि 18 रुपए जीएसटी पे करा, जिसको हमने कहा इनपुट जीएसटी। तो आपको परचेज के नीचे इनपुट जीएसटी चिपकाना पड़ेगा 18 रुपए। तो इसका मतलब 100 रुपए का सामान हो गया, 18 रुपए का जीएसटी हो गया
और ये हमें पे करने हैं, किसे पे करने हैं, टू, उधार पे खरीदा ना, मान लेते हैं उधार पे खरीदा गोपाल, टू गोपाल, तो 118 रुपए। तो मैं परचेज करने की ये एंट्री करूंगा, बस इसे ध्यान रखना है, मैं परचेज करने की ये एंट्री करूंगा, इसे ध्यान रखना है। तो इस एंट्री का थम्स अप भेजो कि परचेज की एंट्री अब याद रहेगी हमेशा जीएसटी के साथ कैसे करनी है। ओके, ठीक है, तो ये हो गई गुड्स परचेज करने की एंट्री। ओके, और बच्चों, और जो हमने गुड्स बेचे, जो गुड्स हमने बेचे शाम को 200 रुपए के, 36 रुपए जीएसटी का कलेक्ट करा, तो जब हम गुड्स बेचेंगे शाम को, तो गुड्स बेचने की एंट्री हम करेंगे जो आपने पहले भी वैसे पढ़ रखी है, शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 200 रुपए का तो माल बेचा, और सेल के नीचे चिपकाना पड़ेगा आपको आउटपुट जीएसटी अकाउंट 36 रुपए। तो यानी शाम से आप टोटल 236 रुपए लोगे। तो सेल की आप बच्चों करोगे ये एंट्री, तो सेल के साथ नीचे हमेशा आउटपुट जीएसटी चिपकाना है, परचेज के साथ नीचे हमेशा इनपुट जीएसटी चिपकाना है। तो सेल की एंट्री भी क्लियर हो गई, तो भेजो थम्स अप। ओके ओके, चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद। ओके ठीक है, ओके, तो सबका आ गया, यस सर, ऑल राइट। ठीक है, तो अब इतनी चीज तो हमको याद रखनी ही रखनी है कि क्या है आउटपुट जीएसटी, क्या है इनपुट जीएसटी, सेल करेंगे तो क्या, परचेज करेंगे तो क्या। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों सिर्फ परचेज करने पर ही हम जीएसटी पे नहीं करते, कई बार हम कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको पे करने पर भी हम जीएसटी पे करते हैं। ठीक है ना, कई बार कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको पे करने पर भी हम जीएसटी पे करते हैं। जैसे हो सकता है आपने टेलीफोन बिल पे करा, तो मतलब आपकी एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हो सकता है ऐसी एंट्री हो, तो उस पर भी आप जीएसटी पे करते हो, तो वो जीएसटी भी इनपुट जीएसटी ही कहलाएगा, 18 रुपए। ठीक है ना, टू कैश अकाउंट मान लेता हूं ऐसे ही। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करते हो तो उस एक्सपेंस को पे करने पर भी जीएसटी पे किया जाता है बच्चों, तो उसको भी इनपुट जीएसटी ही कहते हैं। कोई भी खर्चा पे करोगे, बस ये ध्यान रखना, एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो उस पर जीएसटी भी पे करते हो अगर, तो उसे भी इनपुट जीएसटी ही कहते हैं, जस्ट लाइक परचेज, ये ध्यान रखना है। और कई बार हमें इनकम मिल रही होती है, कई बार इनकम हमें मिल रही होती है। मान लो हमें कमीशन मिला कहीं से, मान लो हमें कमीशन मिल रहा है, मान लो हमें कमीशन की इनकम मिली बच्चों, 200 रुपए हमें कमीशन के मिले, ये इनकम है, ध्यान रखना इनकम है, कमीशन मिली हमें 200 रुपए। तो अगर आपको कोई इनकम मिलती है बच्चों, तो जस्ट लाइक सेल, उस इनकम पर आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट भी करोगे, जस्ट लाइक सेल। तो उस इनकम पर आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट भी करोगे, तो यानी आपको टोटल 236 मिलेंगे। तो मतलब मुद्दे की चीज क्या याद रखनी है, मुद्दे की चीज ये याद रखनी है कि अगर कोई इनकम हमें मिलती है, अगर कोई इनकम हमें मिलती है तो उस पर भी आउटपुट जीएसटी बिल्कुल सेल की तरह ही हम कलेक्ट करते हैं। और अगर हम कोई खर्चा पे करते हैं, अगर हम कोई खर्चा पे करते हैं तो उस खर्चे को पे करने पर भी हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं, जस्ट लाइक परचेज। तो मतलब इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा ताकि रटने वाले बच्चे को बड़ी आसानी से याद रहे। तो परचेज की तरह ही खर्चे भी हैं और सेल की तरह ही कुछ इनकम्स भी हैं। हाँ,
ऑल्दो सम एक्सेप्शंस आर देयर, जो हालांकि हमारे 11th के डिटेल का पार्ट नहीं है। कई खर्चे एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं बच्चों जिस पर जीएसटी नहीं पे किया जाता। बहुत से एक्सपेंसेस बच्चों ऐसे भी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। हाँ, ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। वो किताब में दे रखे हैं लेकिन आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं, जैसे आपने सैलरी वेजेस पे करी तो भैया इस पे जीएसटी नहीं देना। आपने एजुकेशनल सर्विस या बिजली का पानी या पानी का या हेल्थ का, ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। तो एक्सेप्शंस तो हैं लेकिन वो हमें नहीं पढ़ने ज्यादा। तो हमको बस क्या याद रखना है, अब मैं थम्स अप लूंगा, दो बातों का क्या याद रखना है कि अगर कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो उसमें भी परचेज की तरह इनपुट जीएसटी चिपकाओगे सितारा, और अगर कोई इनकम मिलती है तो उसमें भी आउटपुट जीएसटी चिपकाओगे सेल की तरह। तो अब ये दोनों एंट्री का थम्स अप भेजो कि ये बात क्लियर हो गई। ओके 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 ओके, ठीक है, क्लियर हो गई। ऑल राइट, ठीक है, यस सर, ओके परफेक्ट, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर इनकम का केस समझ नहीं आया, तो इनकम का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। हो सकता है आपको कमीशन वर्ड लगा कि कमीशन मिली तो क्या हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इनकम का। अब और क्या इनकम लूं, चलो मान लेता हूं मुझे रेंट मिला, ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेता हूं मुझे रेंट रिसीव हो रहा है 200 रुपए, मान लो। तो अगर मुझे रेंट मिलेगा 200 रुपए तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मुझे 200 रुपए रेंट मिला, लेकिन रेंट अगर मिलेगा मुझे तो मैं अपने किराएदार से साथ ही साथ जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा। बस ये कह रहा हूं मैं कि अगर आपको कोई इनकम मिलती है तो आप उस पर जीएसटी भी कलेक्ट करोगे, जस्ट लाइक सेल। तो जैसे सेल के नीचे आउटपुट जीएसटी चिपका, तो ऐसे ही इनकम, किसी भी इनकम के नीचे आउटपुट जीएसटी चिपकाना है आपको। तो मैं अपने किराएदार से रेंट लूंगा 200 रुपए, तो उसमें मैं जीएसटी भी कलेक्ट करूंगा 36 रुपए। ठीक है मेरे भाई, अब आ गया समझ में? ओके, यस सर, ठीक है, अब आ गया समझ में। चलो ठीक है सर। अब अब बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब सबसे बड़ा पॉइंट आने वाला है। अब ध्यान से देखना है, अब सबसे बड़ा पॉइंट आने वाला है। क्यों सर, अब क्या पॉइंट आएगा? अब देखो ध्यान से। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों, कई बार ऐसा होता है, मैंने गोपाल से गुड्स खरीद लिए थे। हाँ सर, गुड्स खरीद लिए थे गोपाल से, और मैंने ये एंट्री कर ली, परचेज की ये एंट्री कर ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे लगा, अरे यार, ये गोपाल से जो गुड्स खरीदे बेकार थे, गोपाल से जो गुड्स खरीदे थे ये बेकार निकले। अब मैं ये गुड्स रिटर्न करना चाहता हूं बच्चों। अब मैं ये गुड्स सारे के सारे गोपाल को वापस लौटाना चाहता हूं, या जिसको आप परचेज रिटर्न कहते हो। सब बच्चे होशियार हैं, जानते ही हैं जिसको आप परचेज रिटर्न कहते हो। तो अब परचेज रिटर्न की एंट्री देखो क्या होगी। अगर परचेज की एंट्री ये है तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? हालांकि आप जानते हो परचेज रिटर्न की एंट्री। मैं परचेज रिटर्न की एंट्री करूंगा गोपाल डेबिट। मैं मान रहा हूं सारे गुड्स वापस लौटा दिए, सारे के सारे 118 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 100 रुपए का सामान सारा वापस लौटा दिया, परचेज रिटर्न 100 टू। तो ये ध्यान रखना है कि अगर परचेज करने के टाइम पर इनपुट जीएसटी आपने चिपका रखा था, तो परचेज रिटर्न के टाइम पर भी वो इनपुट जीएसटी नीचे ऐसे चिपकेगा 18 रुपए। मतलब इसको कहते हैं जीएसटी का रिवर्स हो जाना। इस प्रक्रिया को कहते हैं जीएसटी का रिवर्स हो जाना। यानी यहां पर इनपुट जीएसटी डेबिट हो रहा था, परचेज के टाइम पर डेबिट हो रहा था, तो परचेज रिटर्न के टाइम पर वो क्रेडिट हो गया। इसे बोला जाता है जीएसटी का रिवर्स हो जाना बच्चों। ठीक है जी। तो अगर गुड्स खरीदे आपने, अगर गुड्स खरीदे तो इनपुट जीएसटी डेबिट करा था, ये लिखा,
लेकिन अगर वही गुड्स वापस भी लौटा दिए तो जैसे परचेज का उल्टा बन गया परचेज रिटर्न, वो उल्टा बन गया, तो इनपुट जीएसटी भी उल्टा इधर क्रेडिट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं जीएसटी का रिवर्स हो जाना। तो ये समझ में आई तो बात तो तुम सब भेजो अब। ओके 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 ठीक है। ओके, तो बस ये तो छोटी सी बात है, याद रहेगी। तो परचेज करोगे तो अब समझ ही गए, लेकिन परचेज रिटर्न करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ओके ठीक है ठीक है। तो बस अब तो सेल के बारे में तो कुछ कहने की सुनने की बात ही नहीं बची। तो अगर आपने शाम को सेल करी थी और शाम ने हमारा वो सारा सामान वापस लौटा दिया, शाम ने हमें अपना सारा सामान वापस लौटा दिया, यानी जिसे आप सेल्स रिटर्न कह सकते हो। तो जब शाम सारा का सारा सामान मान लेते हमें वापस लौटाएगा, यानी सेल रिटर्न होगा जब, तो हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 200 रुपए का माल वापस आ गया। आउटपुट जीएसटी वहां पर क्रेडिट हो रहा था जब, तो यहां पर आउटपुट जीएसटी हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो आउटपुट जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स होना। टू श्याम 236। तो सेल रिटर्न जो है उसकी एंट्री जो होगी वो ऐसे होगी। तो हालांकि आपने पढ़ रखी है, लेकिन सेल रिटर्न की एंट्री ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल करा था तो आपने आउटपुट जीएसटी साथ में लगाया था, और जैसे ही वो सामान आपका रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न हुई, तो जितना भी आउटपुट जीएसटी जो आपने पहले क्रेडिट कर रखा था वो डेबिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्सल, इसको कॉन्सेप्चुअली बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो सेल करने के बाद अगर सामान वापस होगा तो ऐसे एंट्री करोगे, आउटपुट जीएसटी भी रिटर्न होगा, यानी सेल रिटर्न के साथ आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। तो भेजो थम्स अप, ये पॉइंट क्लियर तो सबको। ओके 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 चलो ठीक है, बच्चे कह रहे हैं डन। ठीक है बच्चों जी, ठीक है। तो है ना, तो ये हो गए दो बेसिक पॉइंट, खरीदना बेचना, जीएसटी लगना, जीएसटी का रिवर्स भी हो जाना। चलो अब है पॉइंट नंबर 3, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3। तो सर पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 के लिए मुझे एक एग्जाम्पल से बच्चों आपको समझाना पड़ेगा खुद अपने साथ। पॉइंट नंबर 3, तो अब देखो बच्चों की क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, अब बहुत बारी क्या होगा कि हम गुड्स बेचेंगे भी, मतलब कहानी का पहले मैं आधारशिला बता देता हूं, हम गुड्स बेचेंगे भी या खरीदेंगे भी, मतलब कुछ भी होगा, ठीक है ना। गुड्स भी होंगे, खरीदने बेचने के दाम होंगे, फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, फिर उसमें हो सकता है कैश डिस्काउंट भी हो, और फिर उसमें जीएसटी भी होगा। बाप रे बाप, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा सोचता है मैं पहले क्या करूं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चे को कि पहले क्या करना है सर, पहले मैं डिस्काउंट लगाऊं, पहले मैं जीएसटी लगाऊं, या पहले मैं क्या करूं। तो ये पहले का जो कंफ्यूजन है वो दूर करना है कि पहले क्या होगा। तो हालांकि जिस ऑर्डर में मैंने लिख दिया गलती से यही सही है, ये इसी ऑर्डर में ही होगा, बट फिर भी देख लो। अब एक एग्जांपल लेंगे, ध्यान से समझना एक बार में। ओम एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। तो सबसे पहले क्या लिखा, 1 लाख रुपए लिखा, जितने रुपए के गुड्स होते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो ये तो सबने आपको पता ही है, आप सब बच्चों को, कि सबसे पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सबसे पहले
क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% माइनस कर दिया 20,000, तो क्या बच गया? 80,000 बच गया। ठीक है। कैश डिस्काउंट इज 2%। कैश डिस्काउंट 2% है, लेकिन आप सबको पता है कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पोर्शन पर दिया जाता है या लिया जाता है जो आपने इमीडिएटली पे करा हो। अब आगे पढ़ो। मोहन एंड कंपनी पेड 50,000 इमीडिएटली। अब मोहन ने सिर्फ 50,000 इमीडिएटली पे करें, तो कैश डिस्काउंट जो है ये 2%, ये सिर्फ 50,000 पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगला नंबर आता है लेस कैश डिस्काउंट। देखो, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, देख लो क्या लिखा है, 2% ऑफ 50,000 यानी 1,000 रुपी। तो फिर उसके बाद, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट हो गया, उसके बाद आपको हमेशा कैश डिस्काउंट माइनस करना है। उसके बाद क्या माइनस करना है? हमेशा कैश डिस्काउंट। तो 1,000 रुपए माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 79,000। तो यहां तक हो गया, दो पड़ाव क्लियर। फिर लिखा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। बस मतलब फिर तो जो भी हो, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, जो मर्जी हो, तो उसे ऐड करना है बच्चों, क्योंकि वो तो टैक्स है ना, तो टैक्स तो वैल्यू को बढ़ाएगा हमेशा, उसे ऐड करना है। तो अब देखो, आप जब 79,000 पर पहुंचोगे तो इस वैल्यू पर टैक्स लगाना है, ये ध्यान रखो सितारा। 6% किस वैल्यू का कैलकुलेट करना है? 79,000 का। तो हमें फिर जीएसटी ऐड करना है। तो ये देखो 79,000 में प्लस 4740 ये एसजीएसटी प्लस 4740 सीजीएसटी, तो ये आएगा फाइनल आंसर 88,480। तो मतलब कि ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? ऑर्डर ऐसे याद रखना है आपको कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस, और लास्ट में जीएसटी को ऐड करना है, लास्ट में। ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अब थम्स अप भेजो अगर क्लियर है तो। ओके, ठीक है। तो याद करने का देखो मैंने तरीका भी लिख दिया यहां पे। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस, और लास्ट में जीएसटी ऐड। ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है ना। तो अब ऐसे याद रहेगा। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको। बाकी ये सब बातें किताब में बच्चों नॉर्मल दे रखी हैं, इसमें कोई ज्यादा लेना लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब ये देखो, यहां एक ट्रांजैक्शन दे रखी है पॉइंट नंबर 4 वाली। एक ट्रांजैक्शन यहां दे रखी है बच्चों पॉइंट नंबर 4। ठीक है, दिखी? नहीं सर नहीं दिखी। चलो अब दिखी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखो एक बार, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंट। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख। तो सबसे पहले गुड्स की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच दे रखा है। अब आगे बढ़ो धीरे धीरे सब बच्चे। पेड हाफ, पहली चीज तो हाफ को मैं करली बना रहा हूं ताकि ध्यान रहे। अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली, आधा पैसा इमीडिएटली दिया जा रहा है बच्चों, आधा पैसा इमीडिएटली दिया जा रहा है। एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट, एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट, और 2% कह रहा है कैश डिस्काउंट अवेल हुआ। देख रहे पूरा पॉइंट कैसा आया? ऐसा आया। तो अब देखो समझ आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कैसे अपने को मेंटली प्रिपेयर करना है, कैसे याद रखना है? आप सबसे पहले गुड्स की वैल्यू लिखोगे,
सबसे पहले गुड्स की वैल्यू लिखोगे 1 लाख, ठीक है, सर ने सिखाया। फिर सबसे पहले मतलब हाँ सबसे पहले फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, तो 10% माइनस कर दो, तो 10,000 माइनस करोगे तो क्या बच गया 90,000, 90,000 बच गया। उसके बाद क्या सिखाया सर ने, उसके बाद कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट 2% है, लेकिन 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 कैश डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है जितना आपने पेमेंट इमीडिएटली कराओ। अब उसने बोला हाफ पेमेंट इमीडिएटली हुआ है, हाफ आधा, आधा इमीडिएटली हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं जल्दी से अपने आंसर तैयार रखो कमेंट करने के लिए। 2% कैश डिस्काउंट किसका निकालोगे, 2% ऑफ व्हाट बताओ, 2% ऑफ व्हाट? ओके ओके, चलो क्या बात है, वेरी गुड। तो मतलब सबके सही हो रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, तो वेरी गुड। तो 2% आप कैश डिस्काउंट निकालोगे सिर्फ 45,000 का, क्योंकि हमने हाफ, तो 90,000 आ ही चुका, तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कितना हो गया 45, तो 2% कैश डिस्काउंट जो लगेगा वो लगेगा सिर्फ 45,000 का। तो 45,000 का 2% आप कितना निकाल लोगे सर, कितना आएगा ये 900, तो 900 माइनस कर दोगे, तो अब आपकी वैल्यू बच गई 89,100, 89,100 ये वैल्यू बच गई, ठीक है, यहां तक पहुंच चुके। फिर थर्ड स्टेप क्या सिखाया था, लास्ट में, लास्ट में क्या सिखाया था, लास्ट में ऐड कर दो जीएसटी। अब जीएसटी कितना है, जीएसटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 9% है, तो सीजीएसटी भी 9%, तो इसका 9% निकालना पड़ेगा, वो आएगा 8019, और एसजीएसटी भी 9%, इसका निकालोगे तो वो भी आएगा 8019। ये दोनों ऐड करने हैं बच्चों, जीएसटी ऐड करते हैं हमेशा लास्ट में, ये सिखाई दिया सर ने। तो इन्हें दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1,05,138, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लो, अपने मन की संतुष्टि करो कि अब आपको ये वैल्यू निकालनी आ गई, ये वाली, तो सोच समझ के थम्स अप भेजो कि क्लियर हो गया वैल्यू। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर हो गई ना वैल्यू, ठीक है, ओके, चलो वेरी नाइस, चलो ठीक है, तो सबने कहा क्लियर। चलो तो पहला हो गया वैल्यू निकालना, ठीक है। अब वैल्यू निकल गई तो अब जर्नल एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं एक बार, लेकिन मेन था वैल्यू निकालना, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये देखो आंसर नंबर 4 का, देखो परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, भाई परचेज अकाउंट डेबिट 90,000, ये वैल्यू तो परचेज की होती है, ये हमें पता है। उसके बाद परचेज हुआ है तो जाहिर सी बात है इनपुट जीएसटी चिपकाने पड़ेंगे डेबिट में, तो इनपुट सीजीएसटी चिपक गया, इनपुट एसजीएसटी चिपक गया डेबिट में। 8019 ये भी हम निकाल चुके हैं, देखो 8019 ये रे सीजीएसटी एसजीएसटी ये चिपका दिए, ठीक है। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट चेक से दी थी, टू बैंक अकाउंट, ये अभी मैं बताता हूं कैसे आया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट बच्चों हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट कौन सा रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों, ये तो पढ़ ही रखा है ना, ये रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, ये 900 रुपए वाला सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो अब उसने कैसे ये निकाला कि बैंक से कितना पे हुआ,
और उधार कितना, मतलब टू तरुण कितना। अब ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, ये वैल्यूज कौन सी बला है, ये कहां से आ रही हैं? तो अब देखो ये वैल्यूज कैसे आई। देखो हमारी टोटल वैल्यू तो आ चुकी, टोटल वैल्यू आ चुकी थी 1,05,138, टोटल वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता है कि वो आधा पैसा तो अभी इमीडिएटली पे कर रहा है, हाफ तो अभी पे कर रहा है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ हाफ है वो बाद में पे करेगा। तो आधे पैसे वो अभी दे रहा है और आधे पैसे वो बाद में देगा, यही बात है ना। हाफ तो उसने इमीडिएटली पे करना है और बचे हुए हाफ को वो बाद में देगा, यही बात है। तो मैं इसका आधा आधा तोड़ रहा हूं बच्चों, मैं इसको अब 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं ताकि इसके दोनों हाफ मुझे पता लग जाए। इस वैल्यू को मैं अब आधा करने जा रहा हूं, तो इस वैल्यू का आधा कितना आएगा सर? इस वैल्यू का आधा तो आएगा 53,019 रुपए, 53,019 रुपए ये आएंगे। ये दो हाफ हो गए बच्चों, आधा हो गया। लेकिन इसमें अभी 900 रुपए डिस्काउंट भी है, इसमें अभी 900 रुपए डिस्काउंट भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब मैंने एग्जैक्टली इसका हाफ नहीं करा, एक काम करता हूं इधर कर देता हूं, 1,05,138 और 900 और जोड़ देता हूं बच्चों, कंप्लीट आधा करता हूं, 8 और 3, हाँ ये बन गया। इसका आधा आधा कर दिया बच्चों मैंने, इसका आधा आधा कर दिया। 1,06,038 रुपए का मैंने पहले हाफ हाफ कर दिया, तो वो हाफ आएगा 53,019 रुपए, 53,019 रुपए, ठीक है। पहले मैंने इस वैल्यू का हाफ हाफ कर दिया। अब क्योंकि कैश डिस्काउंट 900 रुपए हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कैश डिस्काउंट अलग से 900 रुपए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए आप देखना जब मैं इसमें से 900 रुपए अब माइनस करूंगा, क्योंकि जो इमीडिएटली पेमेंट हुई वो 900 रुपए का डिस्काउंट माइनस करके होगी, तो जब मैं इसमें से 900 रुपए माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? तो ये आएगा 52,000 और ये भी माइनस कर दो 119। तो इसका मतलब मैं पेमेंट करूंगा सिर्फ 52,119 रुपए की, तो इतने रुपए की पेमेंट करूंगा, टिक लगा लिया। इतने रुपए का मुझे डिस्काउंट मिल गया, टिक लगा लिया। और इतने रुपए तो मैं बाद में पे करूंगा, इतना अमाउंट तो मैं बाद में पे करने वाला हूं तरुण को। तो अब एक बार देखो एंट्रीज में ये वैल्यूज देखो आप, ये रब कर देता हूं नीचे का। अब देखो वैल्यूज, टू तरुण का मतलब है आप कितने रुपए बाद में पे करोगे, 53,019। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला कैश, 900 रुपए। और टू बैंक, यानी कितने रुपए की आपने पेमेंट करी है, तो आपने पेमेंट कितने रुपए की करी है, 52,119 की। देखो ये वर्किंग आप यहां पर देख सकते हो। तो आधे पैसे तो हम बाद में देंगे तरुण को, आधे पैसे जो अभी दे रहे हैं उसमें 900 रुपए का डिस्काउंट है और पेमेंट करी 52,119 की, तो ये दोनों लिखे हुए हैं, ये दोनों, और ये तरुण में आ गया, ठीक है जी। तो अब एक बार थम्स अप भेजो कि अब एग्जाम में आप ये एंट्री आएगी तो सही कर लोगे, मतलब आप बच्चों के नंबर नहीं कटने चाहिए। ओके ओके ठीक है, ओके बच्चों, ओके ठीक है। बाकी ये सबसे मुश्किल वाली ट्रांजैक्शन थी, बाकी इससे आसान है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए आपको ये वाली सिखाई। तो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, ये याद हो गई लाइन, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस, ये याद हो गई लाइन, फिर ऐड करना है लास्ट में जीएसटी, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। और अगर जर्नल एंट्री करनी पड़ी आपको एग्जाम में तो फिर आप ऐसे करोगे, तो जर्नल एंट्री करनी होगी तो ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट। तो ये भी हमारा अब क्लियर हो गया और बच्चों को भी समझ आ गया।
चलो अब आते हैं बच्चों, आपके साथ चर्चा करते हैं एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी के अंदर। मतलब खरीदना बेचना तो सिंपल है, खरीदने बेचने के साथ जीएसटी चिपका दिया, वो भी अब याद हो गया और पहले भी पढ़ रखा है कई बारी। उसके बाद जीएसटी रिवर्स भी हो जाएगा, ये भी हो गया, ये सब तो सिंपल चीजें हो गई। फिर एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों जीएसटी में, जिसको हम सेट ऑफ बोल देते हैं। अब ये सेट ऑफ मतलब ये क्या है, ये क्या चक्कर है सेट ऑफ? तो इसको समझाने के लिए मेरे को 2 एग्जांपल्स आपके साथ क्वेश्चन अभी करूंगा सॉल्व। इनपुट जीएसटी को आप मन में समझ लो, इसका मतलब है कि ये हमें पैसे अभी किसी से लेने हैं, ऐसा समझ लो। ये पैसा हमें मिलेगा, इसीलिए इसको एसेट बोलते हैं ना। तो ऐसा समझ लो ये हमें किसी से पैसा लेना है। इनपुट जीएसटी को आप ऐसे अब समझो अपने मन में। आउटपुट जीएसटी को समझो कि ये पैसा आपको किसी को देना है, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ऐसा समझो, है ना, ये किसी को देना है। अब मान लो ये मैं हूं, ये आप हो। फर्ज करो कि हमारे और आपके बीच में बहुत सारा लेन देन हो रहा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपसे लेने हैं 10,000 रुपए, मुझे आपसे 10,000 लेने हैं, मैं ये कह रहा हूं। और मैं फिर ये भी कह रहा हूं कि मुझे आपको देने हैं 8,000 रुपए। तो मैं आपसे 2 बातें कह रहा हूं, क्योंकि हम दोनों आपस में बहुत लेन देन करते हैं, हमारा बहुत कारोबार चलता रहता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपसे 10,000 लेने हैं और फिर 2 मिनट बाद कह रहा हूं मुझे आपको 8,000 देने भी हैं। तो आप क्या बोलोगे बताओ? आपके मन में क्या विचार आया ये सुन के? क्या करना चाहिए हमें, बताओ? आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों? क्या हम 2-2 ट्रांजैक्शन करें? क्या मैं पहले आपसे 10,000 लूं फिर आपको 8,000 दूं, ऐसे करूं, या क्या बोलोगे आप? आपके मन में क्या विचार आ रहा है? ओके ठीक है। तो कई बच्चे सोच तो रहे हैं वैसे। ओके ठीक है, हाँ तो सही, कई बच्चे सही सोच रहे हैं, वही करना है, वही है कॉन्सेप्ट भी, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे 10,000 लूंगा और आपको 8,000 दूंगा, तो ये 2 बार ये करने की जरूरत क्या है? 2 बार ये करने की जरूरत क्या है? अब जो मैं करूंगा फिर मुझे थम्स अप भेजना कि वो समझ आया है नहीं। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, इसी बात को ऐसे लिख दूं कि मुझे आपसे 2,000 लेने हैं, बस ये लिख दिया, तो क्या ये लिखा हुआ और पहले वाली बात सेम है? तो थम्स अप भेजना अगर एग्री कर रहे हो तो। एग्री कर रहे हो, समझ आ रहा है तो थम्स अप भेजना। ओके, कि अगर मैं उन दोनों बातों की बजाय खाली ये लिख दूं कि मुझे आपसे 2,000 लेने हैं, ठीक है, तो सबने थम्स अप भेज दिया, हाँ एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये तो बात ठीक है ना, ये तो हम अब इसको नहीं ठुकरा सकते कि गलत है। तो 10 लेने हैं 8 देने हैं, उससे बेटर क्या करूं कि 2,000 ले लूं। तो इस प्रक्रिया को सेट ऑफ बोलते हैं जीएसटी में। इसी को जो हमने करा, इसको सेट ऑफ बोला जाता है। तो इनपुट जीएसटी मतलब हमें लेना है सरकार से लेना है ये, और आउटपुट जीएसटी मतलब देना है सरकार को। तो सरकार को दोगे भी, सरकार से लोगे भी, तो सरकार कहती है भाई एक ही अमाउंट कर लो फाइनल, उसको सेट ऑफ कहते हैं। तो सेट ऑफ के कुछ नियम होते हैं, तो पहले मैं लिखता हूं फिर एग्जाम्पल से सिखाऊंगा। देखो सिंपल नियम है, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कैसे करना है, ऐसे सिंपल तरीके से याद रखो कि इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करना है। तो सबसे पहले उसको सेट ऑफ करते हैं आउटपुट आईजीएसटी से, क्योंकि आई मतलब आई,
अगर बच गया फिर भी, तो फिर उसको नंबर 2 पर सेट ऑफ करते हैं आउटपुट CGST से। तो आई के बाद नंबर आता है C का। और अगर फिर भी बच गया, आपके पास ये बहुत सारे था, फिर भी बच गया, तो लास्ट नंबर आता है आउटपुट SGST का। तो अभी एग्जांपल करूंगा ना, तब ये दिखाऊंगा। तो इनपुट IGST को कैसे सेट ऑफ करना है? इस ऑर्डर में सेट ऑफ करना है। इनपुट IGST को इस ऑर्डर में सेट ऑफ करना है। अच्छा, इनपुट CGST को किस ऑर्डर में सेट ऑफ करते हैं सर? इनपुट CGST को सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं आउटपुट CGST से ही। तो C को सबसे पहले C से ही सेट ऑफ करना है। तो इनपुट CGST को सेट ऑफ करते हैं आउटपुट CGST से। और अगर फिर भी बच गया तो फिर सेट ऑफ करते हैं आउटपुट IGST से। बस SGST तक नहीं होता, वो अलाउड नहीं है, वो कानून में अलाउड नहीं है कि आप CGST वाले इनपुट को SGST वाले आउटपुट से सेट ऑफ करो, वो अलाउ नहीं। तो बस रुक गई गाड़ी, रुक गई, खत्म हो गई बात। अच्छा, इनपुट SGST को सबसे पहले किससे सेट ऑफ करते हैं सर? तो इनपुट SGST को सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं आउटपुट SGST से, SS आउटपुट SGST से। और अगर फिर भी बच गया तो फिर उसको सेट ऑफ करते हैं आउटपुट IGST से। अगर फिर भी बच गया, बस आगे बच गया तो कुछ नहीं करना। इनपुट SGST को आउटपुट CGST से एडजस्ट नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो कानून में नहीं है। तो मतलब ये हो गई बात। तो इसको समझना और फिर एग्जाम्पल्स करते हैं अभी। तो मतलब इसको मैं अभी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, लेकिन ये ऑर्डर याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना है। चलो, तो एग्जाम्पल के लिए तैयार हो तो थम्स अप भेजो कि एग्जाम्पल से अब ये समझने के लिए तैयार हो, तो एक थम्स अप भेज दो, बस फिर हमारा कार्य भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तैयार, एग्जाम्पल से तैयार। ओके, ठीक है, चलो तो हम अपने स्टाइल से एग्जाम्पल करेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल 12 एक बार करवा रहा हूं। एग्जाम्पल 12 एक बार करवाता हूं। देखो, ये बैलेंस दे रखे हैं। इनपुट IGST 1 लाख, आउटपुट IGST 50,000, इनपुट CGST ये, आउटपुट ये, इनपुट SGST ये, आउटपुट ये। पहले समझते हैं, नीचे का टेबल इग्नोर कर दो, अभी पहले एक बार समझते हैं। देखो, उसने जो हमें क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है? इनपुट का मतलब होता है लेना, मुझे सरकार से लेना है। आउटपुट वाले GST का मतलब है देना, मुझे सरकार को देना है। तो उसने कितना दे रखा है? 1,50,000, 75, 90। 1,50,000, 75, 90, 75, 90। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो, बड़ा मस्ती मस्ती में हो जाएगा। पहले आप मीनिंग समझना, फिर बाद में मस्ती मस्ती में आराम से आपको भी आसान लगेगा। अब देखो क्या याद रखना है, बस क्या याद रखना है। देखो, सबसे पहले इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले IGST पे देखो लिखा है मुझे सरकार से 1 लाख लेना है और 50,000 देना है। ये दोनों को ध्यान से देखो। मैं सरकार को कह रहा हूं 1 लाख लूंगा, 50,000 दूंगा, तो सरकार कहेगी कि सीधी सीधी बात करो। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मुझे सरकार से 50 लेने हैं बस, तो पहले बताओ क्या ये एग्री कर रहे हो? ये क्लियर हो गया कि मैं सरकार से कह रहा हूं कि मैं 50 लूंगा? पहले इसका बोलो थम्स अप।
ओके ठीक है। अब इनपुट आईजीएसटी अभी बचा हुआ है, तो अगला नंबर किसका आता है? इनपुट आईजीएसटी अभी बचा हुआ है, तो अगला नंबर आता है अब सीजीएसटी वाले से एडजस्ट करने का। तो इन दोनों को देखना बिल्कुल ध्यान से, इन दोनों पे नजरें गड़ी होनी चाहिए। इन दोनों पर मैं लाइन मार रहा हूं। मैं सरकार से कह रहा हूं 50 लेना है और 90 देना है, 50 लेना है 90 देना है, 50 लेना है 90 देना है, 50 लूंगा 90 दूंगा। तो सरकार कह रही है एक काम करो ना, एक काम करो हमें 40 दे दो, तो भेजो थम्स अप। ये क्लियर हो गई एडजस्टमेंट, तो भेजो थम्स अप। 50 लेने थे 90 देने थे, तो सरकार को 40 दे देता हूं, एक ही तो बात है। ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, बाय, ये तो गया बाय। अब दोबारा सुनो कहानी। सरकार से कह रहा हूं 75 लूंगा 40 दूंगा, 75 लेने हैं 40 देने हैं। मैं सरकार से कह रहा हूं 75 लूंगा 40 दूंगा, तो सरकार कहेगी अरे तुम एक काम करो ना, तुम 35 ले लो बस। तो भेजो थम्स अप। ये क्लियर? तो सरकार कहेगी तुम 35 ले लो, तो भेजो थम्स अप। ओके ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब कानून में ये अलाउ नहीं है कि मैं इन दोनों को सेट ऑफ कराऊं, ये अलाउ नहीं है, ये मना कर रखा है सरकार ने। मैं इन दोनों को नहीं कर सकता, बस तो ये ऐसे ही रहेगा। ये आंसर यहीं पर लॉक हो गया, बस ठीक है। मैं सरकार से लूंगा, बस ठीक है, ये लॉक हो गया। अब एसजीएसटी मैं सरकार को 75 सरकार से लूंगा और 90 दूंगा। 75 लेने हैं 90 देने हैं, तो सरकार क्या कहेगी? 75 लेने हैं 90 देने हैं, तो सरकार कहेगी एक काम करो भाई तुम 15 दे दो। तो सरकार क्या बोलेगी कि 15 दे दो, भेजो थम्स अप। ओके ठीक है, ओके। तो ये बच गया, बस ये लॉक हो गया, ये यहां पर लॉक हो गया। ये आपस में नहीं कट सकते बच्चों, ये दोनों आपस में नहीं एडजस्ट हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते। मतलब ऐसा क्रॉस या वैसा क्रॉस वो अलाउड ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया, वो कानून में नहीं होगा। तो अब देखो आंसर देखना किताब वालों का। अगर ये ना हुआ, अगर ये आंसर ना हुआ तो मैं आपको 10 लाख रुपए नकद दूंगा। अगर ये आंसर ना हुआ, अभी देखना आप, सीजीएसटी हम लेंगे सरकार से 35 और एसजीएसटी हम देंगे सरकार को 15। अभी देखना यही आंसर निकलना चाहिए। ओ माय गॉड, तो ये देखो सीजीएसटी के नीचे लिखा है 35 रिसीवेबल और एसजीएसटी के नीचे लिखा है 15,000 पेबल, बस। तो ये हो गई एडजस्टमेंट। तो अब भेजो फाइनल थम्सअप की। ये सवाल क्लियर? ओके 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 ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। अब एक और करके दिखाता हूं, इलस्ट्रेशन 13। तो सिंपल, कितना सिंपल है। अब देखो इलस्ट्रेशन 13 देखना, इलस्ट्रेशन 13 देखना बच्चों जल्दी से। 1.5 लाख 2 लाख 80 50 80 50, 1.5 लाख 2 लाख 80 50 80 50। अब देखो कितना सिंपल है, अभी आप खेल खेल में आप भी कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो पहले आईजीएसटी से शुरू करो। हाँ, सरकार से 150 लेने हैं 2 लाख देने हैं, तो सरकार को मैं क्या बोल दूंगा कि भाई मैं 50 दूंगा, ठीक है, ये बन गई बात। 50 देना है, ये हो गया कि 50 देना है, ये हो गया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सीजीएसटी का 80 इनपुट। अब सरकार से 80 लेने हैं और 50 देने हैं,
80 लेने हैं 50 देने हैं, तो सरकार क्या कहेगी कि एक काम करो 30 ले लो। यहां तक क्लियर? पहले यहां तक क्लियर तो थम्स अप। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब इनका आपस में सेट ऑफ अलाउड होता है बच्चों, ये अलाउड होता है। तो अब सरकार से कह रहा हूं 30 लेना है 50 देना है, 30 लूंगा 50 दूंगा, तो इससे बढ़िया सरकार कहेगी एक काम करो 20 दे दो, तो ये भी कट गया। हाँ, वेरी गुड, ये भी कट गया। फिर आया उसका नंबर SGST का, 80 लेना है 50 देना है, 80 लूंगा 50 दूंगा, 80 लूंगा 50 दूंगा, तो सरकार कहेगी एक काम करो ना 30 ले लो, तो ये हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सरकार से कह रहा हूं 30 लेने हैं 20 देने हैं, 30 लेने हैं 20 देने हैं, तो इनका सेट ऑफ अलाउड है, नियमों में अलाउड है। तो मैं सरकार से कह रहा हूं 30 लेने हैं 20 देने हैं, तो सरकार कहेगी एक काम करो ना 10 ले लो, बस। तो ये बच गया फाइनल, सब कुछ जीरो हो गया, ये बच गया। तो अगर किताब में ये आंसर ना निकला तो 10 लाख रुपए नकद दूंगा आपको। लेना है तो मुझे सरकार से 10,000 रुपए SGST के लेने हैं। अब चेक करेंगे किताब में और फिर फाइनल थम्सअप लेकर छुट्टी। तो अब सरकार से 10,000 रुपए लेने हैं, चेक करते हैं किताब वालों का आंसर। कहां है, ये रहा। तो ये देखो फाइनल आंसर, IGST कुछ नहीं, CGST कुछ नहीं, SGST का आंसर लिखा है 10,000 रिसीवेबल। तो हम सरकार से 10,000 रुपए SGST के लेंगे, बस फाइनल आंसर। चलो, तो अब फाइनल थम्स अप भेज दो, तो क्लास की भी छुट्टी, ऑल क्लियर भी लिख दो और सेट ऑफ भी खत्म। तो ये था पूरा चैप्टर GST का जो हमें आज रिवाइज करना था।